हेलो साथियों, आरएसडी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। हमने जो अपनी संविधान की टेस्ट सीरीज की जो शुरुआत की थी, उसी का ही हम अगला नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं आज। संविधान का जो अपना पहला चैप्टर था, भारत का संवैधानिक विकास, उसी का ही अपना दूसरा चैप्टर यानी दूसरा पार्ट है, जिसमें हमने प्रमुख अधिनियम शामिल किए हैं, प्रमुख एक्ट शामिल किए हैं। उसी का ही अपना पहला क्वेश्चन देखो। चार्टर एक्ट 1853 द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर कितनी की गई? तो ये जो अपना निदेशक मंडल होता है, देखो एक दो बोर्ड हुआ करते थे। एक तो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक था अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इन दोनों की स्थापना 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। इसमें क्या हुआ था, जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया और व्यापारिक तथा आर्थिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। व्यापारिक तथा आर्थिक मामलों के लिए इनका गठन किया गया और भाई राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। इनमें बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है, इसमें 6 सदस्य हुआ करते थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, इसमें आपके 24 सदस्य हुआ करते थे। यह सारा का सारा प्रावधान 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत किया गया। परंतु जब 1853 का अधिनियम आया, उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 24 से घटाकर कितनी कर दी गई? 18 कर दी गई। तो इसका जो अपना सही आंसर आएगा वो आएगा 18। किस वर्ष में ब्रिटिश राज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया? मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करती है। लेकिन मैं बात करूं 1773 से लेकर 1858 तक ये जो शासन रहेगा, अपने जितने अधिनियम आए हैं उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को होती है। तब से लेकर जब तक भारत में 1857 की क्रांति नहीं हो जाती, तब तक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। लेकिन जिस दिन 1857 की भारत में क्रांति हुई, 1857 की क्रांति के बाद भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया और भारत का जो शासन है 1858 के अधिनियम के तहत, 1858 के एक्ट के तहत भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट मतलब महारानी का शासन शुरू हो गया 1858 के अधिनियम के तहत। और इस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी का अस्तित्व है वो समाप्त कर दिया गया। 1813 में जो चार्टर एक्ट आया था, उसमें मुख्य रूप से 2-3 बात कही गई थी जो इंपॉर्टेंट है। पहली बात, 1813 के अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। दूसरी बात, 1813 के अधिनियम के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई। अगली बात, 1813 के अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था। 1853 के अधिनियम के तहत अभी बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में संख्या 24 थी, उनको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी की गई। भारत शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त करके किसका सर्जन किया गया? 1858 का जो अधिनियम आया था, इन दोनों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनका गठन 1784 के अधिनियम के तहत किया गया था। और जब 1784 का जो अधिनियम है वो पूरा का पूरा 1858 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया जाता है, तो इसकी जगह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का गठन किया गया। इसका अर्थ होता है भारत सचिव या भारत का सचिव, भारत राज्य सचिव, इसका गठन किया गया। अच्छा, भारत राज्य सचिव का गठन क्यों किया गया? 1858 के अधिनियम के तहत जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया, तो जो गवर्नर जनरल था उसको तो समाप्त कर दिया गया और एक नया पद बनाया गया। उस पद का नाम था वाइसराय। और ये वाइसराय है, यह महारानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करतेगा।
और जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय जो बनेगा वो लॉर्ड कैनिंग बनेगा, लॉर्ड कैनिंग बनेगा। अब भारत का शासन सीधा अंग्रेज गवर्नमेंट के हाथों में चला गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में चला गया और इसके तहत एक नया पद का सर्जन हुआ। उस पद का नाम है भारत राज्य सचिव और भारत राज्य सचिव लंदन में बैठता है और पहला जो व्यक्ति बनेगा भारत राज्य सचिव उसका नाम है लॉर्ड स्टैनली। भारत का पहला राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनली बनता है, दूसरा आपका चार्ल्स वुड बनता है। यह जो राज्य सचिव है इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया जो भारत की देशी रियासतों पर नियंत्रण करेंगे, उस पर निगरानी रखेंगे। ठीक है भाई। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? अभी बताया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत सचिव का पद, भारत राज्य सचिव का पद नियुक्त किया गया। पहला कौन बना? लॉर्ड स्टैनली, भारत का पहला राज्य सचिव। दूसरा बना आपका चार्ल्स वुड। यह काम क्या करेगा? यह भारत के मामले देखेगा, भारत के मामले देखेगा। कहां पर बैठकर? लंदन में देखकर भारत के मामले देखता है भाई, भारत के मामले देखता है, लंदन में बैठकर देखता है। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय मंत्री परिषद का गठन किया गया, 15 सदस्यीय परिषद का, काउंसिल ऑफ इंडिया परिषद का गठन किया गया। क्या करेंगे? यह देशी रियासतों पर नियंत्रण करेंगे, भारत की जितनी भी देशी रियासत हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। 1852 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को परिषदों में किस प्रकार बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? जो आपका 1892 का जो अधिनियम आया था उसमें बजट पर, विधेयक पर, कानून पर, धर्म पर। आपको पता ही होगा जब अंग्रेज गवर्नमेंट का शासन शुरू होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन शुरू होता है तो वो कानून बनाने की प्रक्रिया अपने पास ही रखते हैं। धर्म प्रचार के लिए 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत उन्होंने ईसाई धर्म या ईसाई मिशनरियों को भारत में अनुमति दे दी थी। जो बजट है, बजट पर बहस करने का जो आपको अधिकार दिया गया था वो दिया गया था 1892 के अधिनियम के तहत। 1892 के अधिनियम के तहत बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। अच्छा, ये बजट है, यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। अगर बात करें भारत में सर्वप्रथम बजट या भारत का पहला बजट, भारत का जो पहला बजट है वो 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने पेश किया, इसलिए भारतीय बजट का जनक जेम्स विल्सन को कहते हैं। भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया। स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो आर के सनमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया नवंबर 1947, नवंबर 1947 में पेश किया गया। अगर बात करें गणतंत्र भारत का पहला बजट, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो फरवरी 1950 जॉन मंथाई ने पेश किया, जॉन मंथाई ने पेश किया। बात करें सर्वाधिक बजट पेश करने वाला व्यक्ति, सर्वाधिक जो बजट पेश किया है वो आपका मोरारजी देसाई ने किया है, मोरारजी देसाई ने किया है। पहले बजट फरवरी के अंतिम कार्य दिवस में पेश किया जाता था और जो फरवरी का अंतिम दिन 29 फरवरी को बजट पेश करने वाले एकमात्र व्यक्ति मोरारजी देसाई है। इनका जो जन्म दिवस है वो 29 फरवरी को आता है, इसलिए अपने जन्म दिवस पर बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई। जो अपना पहले बजट है वह शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, परंतु यशवंत सिन्हा 2001 से बजट 11 बजे पेश किया जाता है। 2000 तक अपना जो बजट है वो शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, उसके बाद बजट 2001 से शुरुआत कर दी, सुबह 11 बजे पेश करना जाता है। वर्तमान में जो बजट है वह फरवरी की 1 तारीख को पेश किया जाता है, फरवरी की 1 तारीख को पेश किया जाता है। वर्तमान बजट है आपका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पेश किया है, निर्मला सीतारमन ने पेश किया है। पहले रेलवे बजट और आम बजट अलग अलग पेश होते थे। 1924-25 की एटवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट 1924-25 एक समिति आई थी एटवर्थ समिति,
एटवर्थ समिति। इस समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट और आम बजट को अलग किया गया था, परंतु बाद में 2017 से इसे पुनः एक कर दिया गया। वर्तमान में रेलवे बजट और आम बजट एक साथ पेश होते हैं 1 फरवरी को। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जो आपका 1919 में आया था। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की जो व्यवस्था है वो आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा भारत में लागू की गई थी। इसका मतलब यह है कि उस समय जो भारत का सचिव हुआ करता था, भारत सचिव, वो हुआ करता था आपका मार्ले, और भारत का जो वायसराय हुआ करता था, वायसराय, ये हुआ करता था आपको मिंटो। इसलिए इसको बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत इन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी, पृथक निर्वाचन प्रणाली प्रदान कर दी। इसका मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र जो मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र हैं, वहां मुसलमान कैंडिडेट ही तो खड़े होंगे और उनको वोट भी मुसलमान ही कैंडिडेट देंगे। इसलिए इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से अलग कर दिया। इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो जनक है, वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक मिंटो को कहते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक मिंटो को कहते हैं। मुसलमानों को अलग से पृथक निर्वाचन प्रदान कर दिया गया। और इन्होंने कथन भी कहा था कि हम नाग के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल भविष्य में बहुत कड़वी होगी। और फसल कड़वी का मतलब यह है, यहां मुसलमानों को जब अलग से पृथक निर्वाचन दे दिया तो कालांतर में भारत के 2 टुकड़े हो गए और मुसलमान अलग बन गया, तो फसल है वो बहुत ही कड़वी हुई थी। के मुंशी ने कथन कहा इसके बारे में कि इन्होंने उभरते हुए लोकतंत्र को मार डाला। ये के मुंशी ने इसके बारे में स्टेटमेंट कहा है। 1919 के अधिनियम द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई? वर्तमान में जो भारत है उसमें संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, उसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था है। लेकिन बात पूछी गई है 1919 के अधिनियम के तहत एक सदनीय विधायिका नहीं, त्रिसदनीय विधायिका नहीं, इसमें आएगा आपका द्विसदनीय विधायिका, मतलब बाइकैमरल। इसका मतलब यह है जैसे वर्तमान में लोकसभा और राज्यसभा हैं, उसी प्रकार उस समय 2 चीज रखी गई थी, केंद्रीय विधानसभा और एक रखी गई थी आपकी राज्य परिषद या विधान परिषद। इसी को विधान परिषद भी बोलते हैं। जो आपका विधानसभा है यह आपका निम्न सदन था, इसको निम्न सदन बोलते थे। जो आपका राज्य परिषद है इसको उच्च सदन बोलते थे। इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का हुआ करता था। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का हुआ करता था और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का हुआ करता था। इसमें जो टोटल सदस्य हुआ करते थे विधानसभा में वो हुआ करते थे 144 और इसमें जो टोटल सदस्य थे वो थे आपके 60। 144 में से 2 प्रकार के सदस्य थे, एक तो हुआ करते थे आपके निर्वाचित, एक हुआ करते थे आपके नॉमिनेटेड, मतलब मनोनीत। जो निर्वाचित थे वो थे आपके पूरे के पूरे 104 और जो मनोनीत थे वो थे आपके 40। इसमें जो निर्वाचित सदस्य, इसमें भी 2 प्रकार के सदस्य थे, निर्वाचित और आपके मनोनीत। इसमें निर्वाचित थे 34, मनोनीत थे 26। और जो मनोनीत सदस्य हैं ये इनको जो मनोनीत करता था वो गवर्नर जनरल करता था। तो 1919 के अधिनियम के तहत हमने केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रारंभ किया। द्विसदनात्मक मतलब केंद्र में एक केंद्रीय विधानसभा थी, एक राज्य परिषद थी। विधानसभा वर्तमान को इसको जैसे निम्न सदन लोकसभा को बोलते हैं, राज्य वर्तमान में जो राज्यसभा होती है उसको उच्च सदन बोलते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष था, इनका कार्यकाल 5 वर्ष था। इनमें सदस्यों की संख्या 144, इनमें सदस्यों की संख्या 60 हुआ करती थी। तो वर्तमान में भी भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है जो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ आपका, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुए। 3
तीन ही गोलमेज सम्मेलन हुए हैं और तीनों के तीनों आपके लंदन में हुए। तीनों के तीनों सम्मेलन कहां पर हुए? लंदन में हुए। और इन गोलमेज सम्मेलनों में सिर्फ कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। कांग्रेस ने एकमात्र दूसरे सम्मेलन में हिस्सा लिया और कांग्रेस की तरफ से जाने वाले व्यक्ति कौन थे? गांधी थे। और तीनों की तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है वो असफल रहे। तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन क्या रहे? असफल रहे। जब ये तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे, भारत में साइमन कमीशन आया, वो असफल रहा, तीनों गोलमेज सम्मेलन असफल रहे, तो वहां की सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। उस श्वेत पत्र पर उन्होंने एक अधिनियम प्रकाशित किया। उस अधिनियम का नाम है 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो यहां क्वेश्चन पूछा है कि 1935 का जो अधिनियम है वो किसकी परिणति थी? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तीसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 1935 का अधिनियम प्रकाशित किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? राज्य प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली, संवैधानिक प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। ये तो भाई एक हो गए दोनों के दोनों। तो इसमें आएगा आपका संघीय शासन प्रणाली। कहने का मतलब यह है जो वर्तमान में हमने कनाडा से एक प्रक्रिया ग्रहण की है संघात्मक शासन, उसी को बोलते हैं संघीय प्रणाली, उसी को बोलते हैं महासंघ प्रणाली। और ये जो संघीय संघात्मक सरकार बनाने की जो हमने कोशिश की थी ये 1935 के अधिनियम के तहत की थी। 1935 के अधिनियम के तहत पहला ही प्रावधान आता है कि भारत में संघानात्मक सरकार की स्थापना की जाए। इसका मतलब यह है केंद्र में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाए, केंद्र में भारतीयों को जो केंद्र है वो भारतीयों को सौंप दी जाए। तो संघात्मक सरकार जो बनाने की जो व्यवस्था की गई थी वो आपके 1935 के अधिनियम के तहत की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? एकल, विधिक, द्वैध, स्वतंत्र। तो भाई द्वैध शासन स्थापित किया गया। अच्छा, द्वैध शासन अगर मैं बात करूं 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया। लेकिन जब आपका 1935 का अधिनियम आता है, 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू था उसे तो समाप्त कर दिया गया और भाई 1 अक्टूबर 1937 को केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। तो 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। जो ये द्वैध शासन है इसको डायरेक्टरी सिस्टम बोलते हैं। जो आपका द्वैध शासन है, द्वैध शासन का जो जनक है वो लियोनस कार्टिस है। लियोनस कार्टिस द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टिस है। इसमें क्या है कि सभी विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो होता है आपका आरक्षित विषय, एक आता है आपका हस्तांतरित विषय। 2 विषयों में बांट दिया गया। इनमें क्या कर दिया गया? एक पर गवर्नर जनरल शासन बनाएगा, एक पर गवर्नर जनरल तथा उसके मंत्री परिषद के सदस्य शासन करेंगे। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा गवर्नर जनरल दोनों का शासन लागू होता है। तो भारत में दोहरी शासन व्यवस्था की जो शुरुआत हुई वो 1935 के अधिनियम के तहत कहां पर हुई? केंद्र में हुई। अगर प्रांत आए तो 1919 करना। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के तहत हुआ, केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अधिनियम के तहत हुआ। 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई? स्वतंत्रता की, स्वायत्तता की, आर्थिक की, शासन की। तो प्रांतों को जो शक्ति दी गई थी वो ऑटोनॉमी की दी गई थी, स्वायत्तता की दी गई थी। इसका मतलब यह है 1935 के अधिनियम के तहत प्रांतों को अपना शासन स्थापित करने की छूट दे दी गई। मतलब भारत को प्रांतों में अपनी सरकार बनाने की छूट दे दी गई कि आप धीरे धीरे प्रांतों में या जो प्रांतों की जिम्मेदारी है वो आप संभाल सकते हो। कहने का मतलब 1935 के अधिनियम के तहत भारत में 1937 में प्रांतों में पहली बार चुनाव करवाए गए। 1937 में प्रांतों में पहली बार चुनाव कराए गए। 11 प्रांत हुआ करते थे, 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस को जीत प्राप्त हुई थी।
जो आपको स्वायत्तता ऑटोनॉमी प्रदान की गई थी वो 1935 के अधिनियम के तहत की गई कि प्रांतों में भारतीय अपनी सरकार बना सकते हैं। और 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतों में पहली बार चुनाव कराए जाते हैं, जिसमें 11 प्रांत थे और 11 में से 8 प्रांतों में आपकी कांग्रेस की सरकार बनती। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई? संघीय विधान पालिका को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को और प्रांतीय गवर्नर को। ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अगर मैं बात करूं उस समय जो अवशिष्ट शक्तियों का कानून बनाने का जो अधिकार दिया गया वो गवर्नर जनरल को दिया गया। अच्छा, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? ऐसी शक्ति जो वर्तमान में नहीं है और भविष्य में आने वाली है, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? आपका राज्य बनाएगा या आपका केंद्र बनाएगा? उस समय पूरी की पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट में भारत का जो सबसे बड़ी अधिकारी था वो गवर्नर जनरल था। तो अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल को दिया गया। अच्छा, वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 248 में मिलता है। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केंद्र सरकार को है, वो केंद्र सरकार को है। उस समय अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को दी गई। वर्तमान में अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 248 में मिलता है। भारत में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। तो भाई संविधान सभा के जो चुनाव हुए थे वो जनवरी 1945, नवंबर 1946, अगस्त 1945, जुलाई 1946। तो याद करो भारत में संविधान सभा, तो भारत में जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत हुआ और जो कैबिनेट मिशन है वह मार्च 1946 में भारत आया और इसमें 3 सदस्य हुआ करते थे। इसमें टोटल सदस्य थे 3 और इसका जो अध्यक्ष था वो था आपका सर पैट्रिक लॉरेंस। सर पैट्रिक लॉरेंस है वो आपका अध्यक्ष था। दूसरा व्यक्ति था जिसका नाम था सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स। और तीसरा व्यक्ति था आपका एवी अलेक्जेंडर। यह आपका कैबिनेट मिशन है। मार्च 1946 में भारत आया, 3 सदस्य हैं, सर पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर। अध्यक्ष है वो सर पैट्रिक लॉरेंस है। उद्देश्य क्या था कि भारत में संविधान सभा के माध्यम से संविधान का निर्माण करना, और इसके लिए इन्होंने संविधान सभा में कुल 389 सीट रखी कि भारत में कुल 389 सीट होंगी संविधान सभा की, जिनमें से 292 सीट हैं वो आपकी होंगी ब्रिटिश प्रांतों से, ब्रिटिश प्रांतों से, और आपकी जो 4 सीट होंगी वो होगी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से, और आपकी जो 93 सीट होगी वो होगी देसी रियासतों से, देसी रियासतों से होगी। जो देसी रियासतों की सीट है ये होगी मनोनीत, राजा मनोनीत करेंगे। जबकि 292 प्लस 4 296 सीटों पर चुनाव होंगे। और जो चुनाव हुए भारत में पहली बार संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए वो चुनाव हुए जुलाई 1946 में। जुलाई में चुनाव होते हैं, जुलाई अगस्त में चुनाव होते हैं, और आपकी सितंबर में अंतरिम सरकार का गठन किया जाता है। 2 सितंबर 1946 को नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कर दिया गया, जिसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुई। मुस्लिम लीग शामिल होगी आपकी 26 अक्टूबर 1946 को, और मुस्लिम लीग के 5 मेंबर शामिल किए गए थे। तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुए आपके जुलाई 1946 में। किसके तहत? कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए। हम भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में संविधान दिवस कब मनाते हैं? संविधान दिवस 26 जनवरी, 15 अगस्त, 26 नवंबर, 15 सितंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 26 नवंबर। 26 नवंबर को हमने जो संविधान दिवस मनाने की जो योजना शुरू की है वो की है 2015 से। जब भाजपा गवर्नमेंट आई तो भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर, भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने प्रत्येक 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की घोषणा की। तो 2015 के बाद आज तक हमेशा प्रत्येक 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनता है? आपका संविधान दिवस बनता है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है?
केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। शक्तियों का मतलब अनुसूचियों में यह बताया गया है कि कौन से विषय पर कौन कानून बनाएगा, जैसे शिक्षा है, जैसे पुलिस है, जैसे स्थानीय स्वशासन है, जैसे वन है, इन पर कौन कौन सा केंद्र कानून बनाएगा या राज्य कानून बनाएगा। तो बताओ, 7वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची। इसका जो आंसर है वो है आपका 7वीं अनुसूची। देखो 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण किया गया है। उसमें हमारे पास 3 सूची हैं। एक है आपकी संघ सूची, एक है आपकी राज्य सूची, एक है आपकी समवर्ती सूची। संघ सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाती है केंद्र। राज्य सूची में जितने भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाती है राज्य। समवर्ती सूची में जो भी विषय आते हैं उस पर कानून बनाता है केंद्र प्लस राज्य। जब भारत स्वतंत्र हुआ, संविधान का निर्माण हुआ, उस समय संघ सूची में विषय हुआ करते थे 97, आपकी राज्य सूची में विषय हुआ करते थे 66 और समवर्ती सूची में विषय हुआ करते थे आपके 47। लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके तहत 5 विषय किसके भाई? राज्य सूची के 5 विषय हटाकर समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो वर्तमान में इसके विषय हैं 100, इसके विषय हैं 61, इसके विषय हैं 52। और ये जो 5 विषय राज्य सूची के समवर्ती सूची में डाले थे, जिसमें शिक्षा है, वन है, वन्य जीव है, नापतोल है, अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, 5वीं अनुसूची में क्या है? 5वीं अनुसूची में आता है आपका SC और ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के नियंत्रण एवं प्रशासन का उल्लेख किया गया है 4 राज्यों को छोड़कर, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आता है। इन 4 राज्यों का जो प्रावधान है वो 6ठी अनुसूची में किया गया है। बाकी भारत के SC और ST का जो प्रावधान है वो 5वीं अनुसूची में किया गया है कि भारत के SC और ST के लिए जो हम कानून बनाएंगे वो किस प्रकार बनाएंगे, वो 5वीं अनुसूची में। 6ठी में 4 राज्य हैं आपके, असम, मेघालय, आपका त्रिपुरा और आपका मिजोरम। ये जो 4 राज्य हैं, इन 4 राज्यों में SC और ST के नियंत्रण एवं प्रशासन का जो उल्लेख है वो 6ठी अनुसूची में है। 10वीं अनुसूची, आपके मूल संविधान में टोटल 8 अनुसूची थी। जब आपका भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें 8 अनुसूची थी। बाद में वर्तमान में टोटल 12 अनुसूची है। जो 10वीं अनुसूची है ये 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ी गई और इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान का उल्लेख किया गया है। कई बार पूछ लेते हैं भाई, दल बदल संबंधी अनुसूची कौन सी है? तो 10वीं है। कब जोड़ी गई? 52वां संविधान संशोधन 1985। PM कौन था? राजीव गांधी हुआ करता था। क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है भाई? संविधान संघीय नहीं है, यह संविधान के अनुसार नहीं हो सकता, यह संविधान के अनुसार हो सकता है। संविधान में इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। भारत में जब हम बात करें कि जब 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 राज्य हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में भारत में 28 राज्य हैं। तो राज्य बढ़े तो वो किसके अनुसार बढ़ते हैं? संविधान के अनुसार। क्योंकि भारत है वो किसके अनुसार चलता है? संविधान के अनुसार चलता है। इसलिए भारत में संविधान के अनुसार हम एक नए राज्य का गठन कर सकते हैं, 2 नए राज्यों को आपस में मिला सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं और एक नया राज्य बना सकते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है? कुलीन तंत्र, संसदीय, अध्यक्षीय, अभिजात्य तंत्र। भारत में जो शासन अपनाया गया है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली का मतलब यह है कि विश्व में जो संसद की जननी है वो ब्रिटेन है और भारत ने संसदीय शासन प्रणाली भी कहां से ग्रहण की है? ब्रिटेन से ग्रहण की है। इसमें क्या होता है कि जनता है वो अपने सारे के सारे कैंडिडेट चुनती। जैसे वर्तमान में संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, जो जनता चुनती है। जो जनता ने जो प्रतिनिधि भेजे हैं वही आपके कानून बनाते हैं। तो जो संसदीय शासन प्रणाली है, ये कहने का मतलब है इसमें लोगों की जो भागीदारी होती है, जनता की भागीदारी होती है, वो प्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, जनता अपने कैंडिडेट चुनती है और वही जो कैंडिडेट प्रतिनिधि होते हैं वो देश के लिए कानून बनाने का काम करते हैं। इसलिए भारत में जो अपनाई गई है वो संसदीय शासन प्रणाली को अपनाई गई है और भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ग्रहण की है। ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? ड्राफ्टिंग कमेटी, तो ड्राफ्टिंग कमेटी है, इसी का जो दूसरा नाम है वो है आपकी प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। इसी का दूसरा नाम है मसौदा समिति।
इसी का तीसरा नाम है पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य नाम प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति। और इसका ये एक ही बात है। और इनका जो गठन हुआ था वो हुआ था 29 अगस्त 1947 को हुआ था। इसमें जो कुल सदस्य हुआ करते थे, आपके कुल सदस्य वो हुआ करते थे 7। कुल सदस्य 7 थे। प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष हुआ करता था, अध्यक्ष वो था आपका भीमराव अंबेडकर, इसका अध्यक्ष हुआ करता था। प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया? संविधान का जो प्रारूप है वो बी.एन. राव ने तैयार किया। बी.एन. राव ने जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप की जांच करने के लिए, उस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर हुआ करते थे। वो 7 सदस्य कौन से थे? अगर मैं बात करूं तो के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अय्यर, बी.एल. मित्तर, आपका डिप्टी खेतान। ये 7 सदस्य हुआ करते थे। ऐसा बताते हैं कि थोड़े दिन बाद बी.एल. मित्तर का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, उसकी जगह आपके अनमाद दौराव आ जाते हैं, अनमाद दौराव। और डिप्टी खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इसकी जगह टी.टी. कृष्णामचारी आ जाते हैं, टी.टी. कृष्णामचारी आ जाते हैं। तो ये प्रारूप समिति के 7 सदस्य थे। कई बार पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य प्रारूप समिति का नहीं है या है, तो आप ये सब पढ़ लेना। संविधान सभा का पहला सत्र कहां आयोजित किया गया? पहला सत्र मतलब पहली बैठक, मतलब पहला अधिवेशन। तो संविधान सभा का जो पहला अधिवेशन है वो कहां पर हुआ? नई दिल्ली में हुआ था। पहला सत्र कहां पर बुलाया गया भाई? नई दिल्ली में बुलाया गया था संविधान सभा का पहला सत्र। ये जो 20 क्वेश्चन हमारे मैंने आज करवाए हैं वो पूरे के पूरे संविधान के पहले चैप्टर से संबंधित हैं। पहले चैप्टर में हमने 2 पार्ट करवा दिए हैं और वे आप दोनों पार्ट पढ़ लेना, आपका पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है भाई।